everybody, this is Digraj Singh Rajput. Welcome to the Social Brains. Finally, Shri Ganesh कर रहे हैं. Here is the first lecture, Basics of Geography, lecture number 1. क्या है पूरी कहानी? जस्ट 2 मिनट लूंगा. ठीक है, 2 मिनट लूंगा. पहले आपको मैं पूरा कंटेक्स्ट सेट कर देता हूं, फिर हम शुरू कर रहे हैं. तो जैसे मैंने आपको बताया था, the subject is not to read in books. ठीक है, subject is to live. उसे जिया जा सकता है. तो बस उसी पहल पे काम शुरू किया है. तो यहां पे हम क्या करने वाले हैं, ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रहे हैं. बाकी सब्सिक्वेंटली हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हर चीज पे बात करेंगे. लेकिन ज्योग्राफी से इसलिए शुरू कर रहे हैं, ये भी आप लोगों को पता है कि देयर इज अ स्पेसिफिक सॉफ्ट कॉर्नर फॉर ज्योग्राफी. तो क्या है कहानी? कहानी ये है कि शुरुआत में मैं आपको कुछ बहुत बेसिक्स लेक्चर देने वाला हूं. बेसिक्स वाले लेक्चर जो होंगे ये क्या होंगे? ये बेसिक्स वाले जो लेक्चर होंगे, तो इसमें हम जिसे ज्योग्राफी कुछ नहीं पता, ज्योग्राफी का जी भी नहीं पता है, तो उस स्टूडेंट के लिए बहुत काम आने वाली चीज है. मतलब बोलते ना कि एकदम स्टेपिंग स्टोन है कि जिससे हाँ थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी आने चलेगी, अच्छा ज्योग्राफी क्या है. और सब्सिक्वेंटली फिर ये होगा कि सारे कॉन्सेप्ट जो एक बार उन्हें टच करेंगे, डिटेल में समझेंगे, बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं. दिस जर्नी इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग. फाइन, शुरू करते हैं. आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम की तैयारी ना कर रहे हो, अगर आपको सब्जेक्ट के प्रति थोड़ा सा भी झुकाव है, या फिर कह सकते हैं कि सब्जेक्ट पे कमांड पाना है, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए. एंड हियर वी गो. तो आज का जो लेक्चर होने वाला है ना, अगेन ये क्या होगा, ये एकदम बेसिक्स है. मतलब इसमें मैं सिर्फ टच कर रहा हूं चीजों को कि आपको डॉट्स कनेक्ट करने में आसानी रहे. पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया कि कैसे पढ़ना है. तो फिजिकल ज्योग्राफी होता है, ह्यूमन ज्योग्राफी होता है. हम फिजिकल ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे, तो हम फिजिकल ज्योग्राफी के भी थोड़ा पहले से स्टार्ट करेंगे. फिजिकल ज्योग्राफी के भी थोड़ा पहले से स्टार्ट करेंगे कि अर्थ का ओरिजिन, यूनिवर्स का ओरिजिन, सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में कहीं अर्थ, हमारा अर्थ आएगा और फिर उस अर्थ का अर्थ निकालेंगे अपन. ठीक है, तो वहां तक पहुंचने के लिए पहले हम ये तो देख ले एकदम बेसिक से कि ओरिजिन ही कहां से हुआ, चीजों का ओरिजिन कहां से हुआ. तो अब इसमें भी बहुत सारी थ्योरीज है, डिटेल में समझाई जाती है, जो कि हम पढ़ेंगे आगे सब्सिक्वेंटली. अभी सिर्फ एक टच देते चल रहा हूं ताकि आप वो डॉट्स कनेक्ट कर पाओ. फाइन, अभी सिर्फ एक टच दे रहा हूं ताकि वो आप डॉट्स कनेक्ट कर पाओ. अब बारी आती है किस चीज की? अब बारी आती है मतलब वो पॉइंट आता है कि जहां से हम स्टार्ट करें. ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी क्या है? तो स्टडी ऑफ जियोग्राफी, मतलब अर्थ की स्टडी, ये सारी चीजें. लेकिन अर्थ ऐसा तो नहीं बस ऊपर से अर्थ ही आया है, उस अर्थ के भी पहले से ज्योग्राफी है, उस जियो के भी पहले से ज्योग्राफी है. कैसे? तो अगर आप जैसे देखेंगे तो ये यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड, पृथ्वी की बात नहीं कर रहे, पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं. तो वो ब्रह्मांड कैसे बना, पहले ये सवाल उठता है. वो ब्रह्मांड कैसे बना? उस ब्रह्मांड में मतलब हम कभी कभी ऐसा सोचने लगते हैं ना, जब अपने अंदर ईगो आ जाए उस तरह से, क्या कि हम बहुत कुछ है, तब ध्यान रखना कि हम अर्थ पे एक व्यक्ति है सिर्फ इतने सारे व्यक्तियों में, और अर्थ भी इतने बड़े ब्रह्मांड में एक छोटा सा प्लैनेट है बस. वी नेवर नो कि और कितने अर्थ होंगे इस पूरे ब्रह्मांड में. हमें तो सिर्फ अपने अर्थ के बारे में, खूब से खूब मार्स के बारे में, और खूब से खूब चांद तक, इतने तक पहुंच पाए हम. इसके अलावा दुनिया कितनी बड़ी होगी, और ठीक है ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा. और तो उस ब्रह्मांड की अगर बात करें तो ब्रह्मांड कैसे बना, ठीक है, वो पूरा यूनिवर्स कैसे बना. उस यूनिवर्स में हमारा एक सोलर सिस्टम है, मतलब हमारा एक सन है, और इस सन से कई गुना बड़े बड़े भी स्टार्स है. सन एक स्टार है, ठीक है, अभी सब सारी चीजें क्लियर होती चली जाएगी. ठीक है, और इस सन से भी कई बड़े बड़े सन है, मतलब जितना बड़ा हमारा सन है ऐसे करोड़ों सन आ जाए, इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं उस पूरे यूनिवर्स में. उस पूरे यूनिवर्स में हम अर्थ का पार्ट और अर्थ पे बैठ के ज्योग्राफी को समझने की कोशिश कर रहे हैं. होपफुली कुछ समझ पाए, होपफुली कुछ समझ पाए. ठीक है, तो अगर जैसे यहां से मतलब आपने देखा होगा ना कि एलियन की खोज क्यों करते रहते हैं, तो एस्ट्रोनॉमर्स नो दिस, क्या कि इतने बड़े ब्रह्मांड में हम एक अर्थ पे बैठे हैं, तो ऐसे और कितने ही अर्थ हो सकते हैं इस पूरे यूनिवर्स में. ठीक है, और हो सकता है वहां भी एक जीवन हो सकता है हमसे एडवांस लोग हो वहां पे, एलियन कह रहे हैं जिन्हें हम. तो वो कहानी रहती है. तो अब जैसे अगर हम देखें तो इस पूरे यूनिवर्स की स्टडी करना, ठीक है, इस पूरे यूनिवर्स की स्टडी जैसे अगर आप करेंगे तो उसे क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी कहा जाता है. द स्टडी ऑफ यूनिवर्स और द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द यूनिवर्स. यूनिवर्स को पढ़ना, सिर्फ मैं वही रहा हूं कि आगे पढ़ते जाओगे तो वो इस तरह का है कि वो कभी खत्म ही ना हो. तो अगर बात करें हम कॉस्मोलॉजी की, तो कॉस्मोलॉजी वो यूनिवर्स की स्टडी करने को हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं. अब उस कॉस्मोलॉजी में हम समझते हैं कि यूनिवर्स कैसे उत्पन्न हुआ, उस यूनिवर्स में अर्थ है तो अर्थ कैसे उत्पन्न हुआ, और ये सारी चीजें क्लियर है. अब बात करते हैं ओरिजिन एंड इवोल्यूशन की. कैसे उत्पन्न हुआ, हमें क्या पता, क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं तो 13,700 मिलियन ईयर अगो, 1 साल 2 साल नहीं, 1000 साल 2000 साल नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, करोड़ों साल पुरानी बात कर रहे हैं हम. 13,700 मिलियन ईयर अगो
तब कहीं यूनिवर्स उत्पन्न हुआ है। अगर मतलब जैसे जो पॉपुलर थ्योरीज हैं जिनसे हम ओरिजिन को ट्रेस कर पाते हैं पता चले तो उतने साल पहले ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे इवोल्यूशन होते हुआ है, और आज जो हम मॉडर्न मैन देख रहे हैं तो मॉडर्न मैन को तो 10,000 साल से ज्यादा साल नहीं हुए हैं। मतलब इस पूरे ब्रह्मांड का जो समय है, उस ब्रह्मांड के पूरे समय पे हम मात्र एक नाखून बराबर हैं, हम मात्र एक नाखून बराबर हैं, ठीक है। तो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन पे अगर बात करना शुरू करें हम, तो जैसे अगर आप देखिए, मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूं। अब 13,700 मिलियन ईयर अगो कोई भी नहीं था, ठीक है, कोई नहीं था, हमें कैसे पता चलेगा? तो वो हाइपोथेसिस पे ही पता चला है। हाइपोथेसिस क्या होते हैं? तो मतलब साइंटिस्ट जो थे, ठीक है, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने थ्योरीज दी है, उन लोगों ने बताया कि परिकल्पना दी अपनी कि हाँ ऐसा हुआ होगा, उसको कुछ एविडेंसेस से सपोर्ट किया, तो हम बोल रहे हैं कि हाँ ऐसा हुआ हो सकता है। समझ रहे हो? तो वो सिर्फ क्या है, वो थ्योरीज है। तो फिर हम माने नहीं माने, कोई और तरीका हो तो बता दो। तो वो मोस्टली एक्सेप्टेड थ्योरीज है कि हाँ शायद ऐसे उत्पन्न हुआ होगा पूरा यूनिवर्स। तो उसमें कुछ अर्ली थ्योरीज है, कुछ मॉडर्न थ्योरीज है। फाइन। अब मैं आपको एक और चीज बता दे रहा हूं, हमने क्या बोला है, बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको यहां बहुत डिटेल में नहीं बताने वाला। क्यों? क्योंकि जैसे अर्ली थ्योरीज में नेबुलर हाइपोथेसिस है, तो नेबुलर हाइपोथेसिस अपने आप में एक टॉपिक होगा जिसे हम आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ टच करते चल रहा हूं। तो जैसे अगर आप देखोगे तो अर्ली थ्योरीज के हिसाब से आप देखेंगे ना, तो इमानुएल कांट जो है, तो इमानुएल कांट जो है, तो उन्होंने एथिक्स में भी, ठीक है, उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में भी, उन्होंने ज्योग्राफी में भी, ठीक है, फिलोसोफर थे, तो उन्होंने अपना एक हाइपोथेसिस दिया जिसे नेबुलर हाइपोथेसिस कहा जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस नेबुलर हाइपोथेसिस, जैसे अगर आप देखेंगे तो नेबुलर हाइपोथेसिस में उन्होंने कहा कि सन था, और सन के आजू बाजू क्या था, डस्ट क्लाउड था, एक पूरा नेबुला। मतलब क्या है कि पूरा का पूरा क्लाउड था, और वो नेबुला धीरे धीरे कंसंट्रेट होता चला गया, सन के अराउंड रिवॉल्व करते करते प्लैनेट में कन्वर्ट हो गया। ये उन्होंने नेबुलर हाइपोथेसिस दी। अब सही है गलत है सर, माने नहीं माने क्या करें? तो एक चीज बता देता हूं मैं, ठीक है, अर्ली थ्योरीज को रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन वो अर्ली थ्योरीज ने वो बेस दिया जहां से लोगों ने सोचना शुरू किया कि अच्छा ओरिजिन के बारे में भी तो सोचें। फाइन। तो इमानुएल कांट ने नेबुलर हाइपोथेसिस की थ्योरी दी है। मैं बता रहा हूं इन्हें सबको डिटेल में पढ़ेंगे आगे, अभी मैं आपको सिर्फ एक डॉट कनेक्ट करवा रहा हूं। फिर लाप्लेस जो थे, तो उन्होंने नेबुलर हाइपोथेसिस को थोड़ा सा रिवाइज किया। उसके बाद में 1905 में कैम्बरलिन और मोल्टन जो आए, तो उन्होंने प्लैनेटिज्मल की हाइपोथेसिस दी, जिसमें उन्होंने क्या बताया कि सन के अंदर से ही अर्थ का मटेरियल निकला है, मार्स का मटेरियल निकला है, जुपिटर का मटेरियल निकला है, और उन्होंने ऑर्बिट पकड़ लिया। तो इस तरह से विद टाइम क्या होता चला गया कि जो थ्योरीज आती गई, उन थ्योरीज पे बिल्डअप होता चला गया। अलग अलग प्रकार के लोगों ने अलग अलग कहानियां बताते चले गए। जैसे ऑटो स्मिथ एंड कार्ल वाइजेस्कर की अगर हम बात करें, तो उन्होंने नेबुलर हाइपोथेसिस को ही और रिवाइज किया, ठीक है। जैसे प्लैनेटिज्मल हाइपोथेसिस जो है, तो उसको बाइनरी थ्योरीज भी कहा जाता है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ अर्ली थ्योरीज रही हैं जो कि नेबुलर हाइपोथेसिस, या फिर कह सकते हैं कि डस्ट ऑफ क्लाउड जो था, मतलब क्लाउड ऑफ डस्ट जो था, उसमें से अर्थ वगैरह सब निकल के आए, वो थ्योरीज कहती थी, ठीक है। लेकिन फिर आप जैसे देखेंगे तो पैरेलल में मॉडर्न थ्योरीज भी इमर्ज होती है इसी टाइम पीरियड में। जैसे अगर आप देखेंगे तो पैरेलल में बिग बैंग थ्योरी जो आज के समय में वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरीज है, वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है, वो निकल के आई, ठीक है। तो जैसे अगर आप देखेंगे तो जॉर्ज लैमेत्रे जो है, ठीक है, ही वाज अ मैथमेटिशियन, फिलोसोफर, एस्ट्रोनॉमर। तो उन्होंने एक आइडिया दिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये जो भी पूरा, जैसे अर्ली थ्योरीज का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बताता हूं मैं आपको। अर्ली थ्योरीज अर्थ के ओरिजिन पे लगी हुई थी। मतलब अर्ली थ्योरी जो है ना, मूवी पार्ट 2 से चालू कर रही थी, पार्ट 1 की तो बात ही नहीं कर रहे थे वो। जैसे पार्ट 2 से ऐसे चालू कर रही थी अर्ली थ्योरीज, वो बोल रही थी कि हाँ अर्थ वो डस्ट ऑफ क्लाउड ऑफ डस्ट जो है उसमें से अर्थ निकल के आया, ठीक है। अर्ली थ्योरीज ये तो बता ही नहीं थी कि सन कहां से आया, सन था पहले से, तो वो यूनिवर्स कहां से बना, आप तो सीधे अर्थ से चालू कर रहे हो, समझे। तो अर्ली थ्योरीज के रिजेक्ट होने का एक ये भी कारण था क्योंकि अर्ली थ्योरीज एकदम बोल रहा हूं पार्ट 1 को मिस करके सीधे पार्ट 2 पे आ रही थी। अब जब मॉडर्न थ्योरीज आना चालू हुई तो वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। जैसे लैमेत्रे ने बिग बैंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि एक बहुत छोटी टाइनी बॉल थी जिसके अंदर इनफाइनाइट डेंसिटी थी, इनफाइनाइट टेम्परेचर था, उसमें एक्सप्लोजन हुआ वही 13,700 मिलियन ईयर अगो, ठीक है। और उसके एक्सप्लोजन से क्या हुआ? उसके एक्सप्लोजन से बहुत सारा हीलियम हाइड्रोजन गैसेस निकली, उसके एक्सप्लोजन से बहुत ज्यादा क्या निकला है, उसके एक्सप्लोजन से ही टाइम निकला, उसके एक्सप्लोजन से एनर्जी निकली है, उसके एक्सप्लोजन से वेलोसिटी निकली है। और फिर क्या होता चलेगा, विद टाइम यूनिवर्स ऐसे बना है, ठीक है। सिंगुलैरिटी से एक छोटी सी टाइनी बॉल से जिसके अंदर इनफाइनाइट
मतलब एक डॉट से क्या है, पूरा ब्रह्मांड निकला है, ठीक है, एक डॉट से पूरा ब्रह्मांड निकला है। अब आप बोलेंगे इससे क्या चल रहा है, तो मैं आपको चीज बता देता हूं, जैसे फिजिक्स की समझ जो लोग रखते हैं, तो इनफाइनाइट क्या देखने को मिल रहा है आपको, इनफाइनाइट टेम्परेचर, इनफाइनाइट डेंसिटी, और वो जब एक्सप्लोजन हुआ उसमें, तो उस एक्सप्लोजन से ही इनफाइनाइट डेंसिटी है, तो इनफाइनाइट टेम्परेचर है, तो उसी से सारी चीजें उत्पन्न हुई है। ये लेमैत्रे ने आर्गुमेंट दी, उसी पे एडविन हबल जो थे उन्होंने बिल्डअप किया। एडविन हबल जो है तो एक मतलब आप कह सकते हैं प्रोमिनेंट एस्ट्रोनॉमर, ठीक है, तो एडविन हबल जो है, ठीक है, कॉस्मोलॉजी के फील्ड में इनका एक बहुत बड़ा नाम है। एडविन हबल जो है तो उन्होंने एविडेंसेस प्रोवाइड करे कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। एक्सपैंड क्यों हो रहा है, क्योंकि वो एक्सप्लोजन हुआ तो उसी के कारण एक्सपेंशन चलता आ रहा है, ठीक है। तो यूनिवर्स के अंदर जैसे स्टार है, गैलेक्सीज हैं, तो स्टार्स और गैलेक्सीज के बीच में डिस्टेंस बढ़ता चले जा रहा है, ये सारी चीजें बताई उन्होंने। और बिग बैंग थ्योरी को ये एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहा गया कि यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। इसका सीधा एक एग्जांपल है, जैसे अगर आप क्या देखेंगे कि जो कह सकते हैं साइंटिस्ट हैं, तो लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि एक गैलेक्सी और दूसरी गैलेक्सी के बीच में डिस्टेंस जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बड़ा है, डिस्टेंस बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है। इनफैक्ट क्या हो रहा है कि एक और साइंटिस्ट थे होले, ठीक है, तो होलेस कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट, ठीक है, तो होलेस कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट उन्होंने ये बोला कि हाँ एक्सपेंशन हो रहा है, तो एक्सपेंशन के साथ साथ उन्होंने सिंपल ये फिलोसफी दी कि एक्सपेंशन अगर हो रहा है, आप बोल रहे हो कि दो स्टार्स या फिर दो गैलेक्सी के बीच में स्पेस बढ़ रही है, तो स्पेस बढ़ने के साथ साथ उनके साइज भी बढ़ रहे हैं, तो ये स्टेडी स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया था होले ने, लेकिन होले के स्टेडी कॉन्सेप्ट के मतलब स्टेडी स्टेट के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करो, ने बोला कि नहीं, गैलेक्सीज के साइज नहीं बढ़ रहे, सिर्फ डिस्टेंस बढ़ रहा है, इसी कारण से एक्सपेंडिंग यूनिवर्स के हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया जाता है। स्टेडी स्टेट वाला उतना वाइडली एक्सेप्टेड आर्गुमेंट नहीं रहा, फाइन। तो ये सारा सब कुछ बताने के पीछे का आर्गुमेंट क्या है, ये आर्गुमेंट ये है कि थ्योरीज इस तरह से बिल्डअप हुई जो कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को सपोर्ट करती है। यूनिवर्स का ओरिजिन हो गया, ठीक है, जैसे बिग बैंग थ्योरी वो सिंगुलैरिटी से क्या है, सिंगुलैरिटी से क्या निकला है, सिंगुलैरिटी से ही टाइम निकला है, सिंगुलैरिटी से ही टेम्परेचर, सिंगुलैरिटी से ही डेंसिटी, और उसी से स्टार्स बनते चले गए, गैलेक्सीज। और ये एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस ये कहती है कि वो उनके बीच में स्पेस बढ़ता चले जा रहा है, वर्ल्ड एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है। अब जैसे ये गैलेक्सी है, तो उस गैलेक्सी के अंदर ही क्या है, हमारा स्टार है सन, और सन हमारा स्टार है, उसी के साथ साथ आपको क्या देखने को मिल रहा है, हमारा सोलर सिस्टम है। अब वो जो हमारा सोलर सिस्टम है उसी में अर्थ एक प्लेनेट है, ठीक है, समझ रहे हो ना, इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारी कितनी बड़ी आइडेंटिटी है, हमारी भी नहीं, पूरी अर्थ की इतनी बड़ी आइडेंटिटी है, और उस अर्थ में हमारी एक छोटी सी आइडेंटिटी है। तो ये कुछ प्रोमिनेंट थ्योरीज थी, अर्ली थ्योरीज और मॉडर्न थ्योरीज। अब आपको समझना है कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है। तो इन थ्योरीज के बेसिस पे प्रूफ करा यूनिवर्स कैसे बना। मैं आपको थ्योरीज नहीं समझाना चाह रहा था, मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा था कि वो डॉट्स करेक्ट करो, क्योंकि थ्योरीज आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब अगर हम आते हैं किस चीज पे कि यूनिवर्स बन गया, बधाई हो, मिठाई बंटवाओ। अब हम आते हैं अंडरस्टैंडिंग दी इवोल्यूशन, इवोल्यूशन समझते हैं, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी मोस्टली एक्सेप्टेड है, तो हम क्या मान रहे हैं कि सिंगुलैरिटी थी, उसमें एक्सपेंशन हुआ, मतलब एक्सप्लोजन हुआ, उस एक्सप्लोजन से स्टार्स निकले, स्टार से गैलेक्सी बनी, गैलेक्सी से एक सोलर सिस्टम देखने को मिल रहा है, उन सोलर सिस्टम में अर्थ है, ठीक है। तो वही चीज है कि गैलेक्सीज बनी, गैलेक्सी क्या होती है अब समझ लो, स्टार क्या होता है समझ लो। तो स्टार मतलब क्या होता है, वो हाइड्रोजन और हीलियम का कह सकते हैं कि फ्यूजन हो रहा है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस का, जिसके चलते क्या हो रहा है, जिसके चलते एनर्जी और लाइट निकल रही है। जैसे सन क्या है, सन भी एक स्टार है। सन स्टार कैसे है, क्योंकि सन के अंदर जो हाइड्रोजन और हीलियम है उसके फ्यूजन से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और वही एनर्जी हमें दिन में धूप लगती है, तो वो एनर्जी है जो सन की एनर्जी हमें अर्थ पे फील होती है, समझना है। तो वैसे स्टार होते हैं, और स्टार्स जो रहते हैं तो गैलेक्सीज में जैसे अलग अलग, ये गैलेक्सी देखने को मिल रही है उसमें स्टार है, हर गैलेक्सी में एक एक स्टार होते हैं ऐसे। तो जैसे हमारी एक गैलेक्सी है, ठीक है, ऐसी मल्टीपल गैलेक्सीज है। मैं बता रहा हूं ना कि हमारा जो सन है वो एक छोटा है, ठीक है, ऐसे हजारों करोड़ों सन होंगे और जो कि बहुत बड़े होंगे, ठीक। तो हमारा जो सन है वो किस गैलेक्सी का पार्ट है, मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। ये मिल्की वे गैलेक्सी है, इस मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है, हमारा सोलर सिस्टम है जिसमें सन हमारा स्टार है, और आपको क्या देखने को मिल रहा है, सारे प्लैनेट्स हैं, ठीक है, मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, अर्थ, ये सारे प्लैनेट्स हैं। और उस सोलर सिस्टम में हमारा अर्थ है, ठीक है, इतने सारे प्लैनेट है, 8 प्लैनेट, उसमें हमारा एक अर्थ है। अब हमारे अर्थ में क्या होता है, पूरा कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है, इस कॉन्टिनेंट में हमारा एक इंडिया है,
ठीक है। तो हमें ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे हम, तो ज्योग्राफी अर्थ से शुरू करेंगे, और ये अर्थ के ऊपर नो डाउट सोलर सिस्टम का इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी का तो उतना आपको ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, वो थ्योरी से ही थोड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, बाकी कहानी यहां से शुरू होगी, ठीक है। कहानी सोलर सिस्टम से, अर्थ से, कॉन्टिनेंट, इंडिया, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फाइन। तो अगर सोलर सिस्टम की बात करें तो सोलर सिस्टम क्या है, देखो सोलर सिस्टम क्या है, तो दी सन एंड दी फैमिली ऑफ प्लैनेट्स अलॉन्ग विथ अदर सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है, अदर सेलेस्टियल बॉडीज, मतलब कि ये आप जैसे देख रहे हैं मिल्की वे गैलेक्सी में सन है, सन के साथ साथ में ये प्लैनेट है, प्लैनेट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 प्लैनेट है, ठीक है। ये 8 प्लैनेट है। बीच में आपको जैसे एस्टेरॉइड का ये बेल्ट देखने को मिल रहा है, जो कि मार्स, ठीक है, माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट, ठीक है, मार्स और जुपिटर के बीच में आपको क्या देखने को मिल रही है, एस्टेरॉइड बेल्ट देखने को मिल रहा है। एस्टेरॉइड बेल्ट क्या है, तो जो डेब्रीज है, जो पत्थर है टूटे मुटे, ठीक है, जो पत्थर है वो क्या कर रहे हैं, वो एक बेल्ट के फॉर्म में वो भी एक ऑर्बिट बना के सन को घूम रहे हैं, ठीक है। मीटेरॉइड्स बहुत सारे आते हैं, तो कुछ पत्थर ऐसे हैं जो क्या बोलते हैं कि सोलर सिस्टम से होते हुए पास होते हुए जाते हैं, सन में मिल जाते हैं, फिर किसी प्लैनेट पे गिर जाते हैं, ठीक है। ये सारा सब कुछ हो गया। अब जैसे अगर आप देखोगे तो सोलर सिस्टम में आपको 4 प्लैनेट जो है, 4 इन्हें इनर प्लैनेट कहा जाता है, और 4 प्लैनेट जो इन्हें आउटर प्लैनेट कहा जाता है, ठीक है। ये स्मॉल प्लैनेट्स हैं, ये लार्ज, ठीक है, बिग प्लैनेट्स हैं। ये प्लैनेट्स जो एक ठोस है, जमीन है, ये प्लैनेट जो है गैसियस प्लैनेट्स हैं, मतलब ये गैस के गुब्बारे हैं। क्यों गैस के गुब्बारे हैं, ये क्यों जमीन है, वो सारी चीजें मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो हमारा आप धीरे धीरे बेसिक्स हम बिल्डअप करते चल रहे हैं। क्या एक सोलर सिस्टम होता है जिसमें सन एक स्टार है जिससे एनर्जी मिल रही है, सारे प्लैनेट्स को आप कह सकते हैं, और ये सारे प्लैनेट जो है, तो ये एक सीक्वेंस में 4 छोटे प्लैनेट है जो कि लैंड है, जिनके पास में टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, और 4 बड़े प्लैनेट है जिनके जो गैसियस प्लैनेट है, जिनके अंदर गैस है, ठीक है। और भी उसके अलावा सोलर सिस्टम में आपको एस्टेरॉइड बेल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एस्टेरॉइड्स क्या है, तो जैसे अगर आप देखेंगे तो जो पत्थरों के टुकड़े हैं वो, ठीक है, मीटरॉइड्स निकलते हैं, जो सिंगल इंडिविजुअल पत्थर निकलता है, ठीक है, वो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो अगर हम बात करें 8 प्लैनेट की, तो 8 प्लैनेट कौन कौन से हैं, जैसे अगर नाम देखें तो एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको। क्या, माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो लेटर पकड़ो, पहला वाला जो है मर्क्यूरी, ठीक है, दूसरा वाला वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, ठीक है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जे से, ठीक है, मदर के बाद में जस्ट, जैसे जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस और एन से नेपट्यून, ठीक है। तो जस्ट सर्व्ड अस नट्स, नूडल्स, जो भी आपको पसंद हो, ठीक है। तो ये 8 प्लैनेट को याद रखने की एक ट्रिक बता दे रहा हूं कि कौन कौन सी। एम से आपका क्या हो जाएगा, जैसे आप देखेंगे मर्क्यूरी, ठीक है, माय वेरी से वीनस, एफिशिएंट से अर्थ, ई हो गया, ठीक है, मदर से मार्स हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में जस्ट से जुपिटर, सर्व्ड से सैटर्न, यूएस अस से यूरेनस और एन से नेपट्यून। तो ये 8 प्लैनेट है, ठीक है, ये 8 प्लैनेट है। अब बात करते हैं क्या, तो जैसे हर प्लैनेट का क्या होता है, हर प्लैनेट का, सभी प्लैनेट का एक प्रॉपर आपको क्या देखने को मिलेगा, पैटर्न देखने को मिलेगा कि अगर ये सन है, ठीक है, ये सन है, तो हर प्लैनेट क्या कर रहा है, जैसे क्या देखने को मिल रहा है, मर्क्यूरी पास है, ठीक है, वीनस उससे थोड़ा दूर है, अर्थ, ठीक है, उससे थोड़ा दूर है, मार्स उससे थोड़ा दूर है। तो अब हर प्लैनेट जो होता है ना, वो क्या कर रहा होता है, वो सन का चक्कर काट रहा होता है। ऐसा हर प्लैनेट जो सन का क्या कर रहा होता है, चक्कर काट रहा होता है, ठीक है, हर प्लैनेट सन का चक्कर काट रहा होता है। दूसरी चीज, वो हर प्लैनेट अपना खुद का भी चक्कर काट रहा होता है। जैसे अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, जुपिटर है, तो जुपिटर जो है, तो जुपिटर खुद का भी चक्कर काट रहा होता है, मतलब रिवॉल्व भी कर रहा होता है, ठीक है, और मतलब ये रोटेट भी कर रहा होता है अपने एक्सिस पे, और अराउंड दी सन रिवॉल्व भी कर रहा होता है। तो रोटेशन और रिवॉल्यूशन 2 चीज करते हैं प्लैनेट। फाइन। अब जैसे आप देखेंगे तो अगर ये मैं अर्थ हूं मान लीजिए, तो मैं एक अपना रोटेशन कंप्लीट करूंगा इस तरह से, ठीक है, तो मेरा एक रोटेशन जो कंप्लीट होगा, वो एक रोटेशन मतलब अर्थ का एक रोटेशन अपने एक्सिस पे हो गया रोटेशन। अब वो रिवॉल्व भी करता है अराउंड दी सन, तो एक रोटेशन में 24 घंटे लगते हैं, जिसको हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे भी, ठीक है। और अराउंड दी सन एक रिवॉल्यूशन के, ठीक है, अराउंड दी सन एक रिवॉल्यूशन के, एक पूरा चक्कर काट के जो अर्थ आता है, उसमें उसको 365 दिन लगते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, 1 साल बोलते हैं। तो ऐसे हर प्लैनेट का, अब देखो लॉजिक लगाओ, जो प्लैनेट अर्थ के सन के पास होगा उसका रिवॉल्यूशन क्या होगा, और जल्दी होगा व्हेन कंपेयर्ड टू अर्थ। तो अगर हम यहां देखें तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि मर्क्यूरी जो है, तो 1
ऑर्बिट अराउंड सन जो रिवॉल्व करके आता है वो, ठीक है, तो आपको क्या देखने को मिलता है, वो 88 डेज में आ जाता है रिवॉल्व करके। एंड वन स्पिन ऑन द एक्सिस, और खुद के एक्सिस पे जो एक बार रोटेशन करता है वो, ठीक है, तो वो 59 डेज ले लेता है। जैसे हमारे एक दिन में हम एक चक्कर काट लेते पूरा अर्थ, गोल एक बार में पूरा घूम जाता है, लेकिन मर्क्यूरी की स्पीड 59 डेज ही है। वीनस की और उससे कम स्पीड है, 443 डेज लगते हैं उसे अपने एक्सिस पे एक बार घूमने में, और हमें एक दिन लगता है अपने एक्सिस पे एक बार घूमने में। और अराउंड द सन घूमने में सबसे कम समय मर्क्यूरी को लगेगा, क्योंकि स्वाभाविक है वो सन के पास है। उससे कम समय मतलब उससे थोड़ा ज्यादा वीनस को लगेगा समय, उससे ज्यादा समय अर्थ को लगेगा 365 दिन, उससे ज्यादा समय मार्स को लगेगा। और जो लास्ट प्लैनेट है नेपट्यून, तो नेपट्यून को 164 ईयर्स लगते हैं अर्थ के हिसाब से। जैसे जो हमारा एक साल होता है, हमारे एक साल में हम एक चक्कर काट के आ जाते हैं पूरा, किसका, हमारे एक साल में हम एक चक्कर काट के आ जाते हैं सन का, ठीक है। वैसे ही नेपट्यून को, जो कि सबसे बाहर वाला प्लैनेट है ये नेपट्यून, इस नेपट्यून को पूरा एक चक्कर सूरज का काट के आने में कितने दिन लग जाते हैं, पूरा एक चक्कर काट के आने में 164 ईयर्स लग जाते हैं। अब यहां पे एक कहानी आती है क्या, कि सोलर सिस्टम में मून भी होते हैं। जैसे हमें रात में एक चंद्रमा दिखाई देता है, मून क्या है, अब मून क्या है समझना होगा। ये सन है अगर, और ये अर्थ है अगर, तो अब आपको ये देखना होगा कि ये सन है और ये अर्थ है, तो अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, फाइन। अब जैसे अगर आप देखेंगे तो अर्थ के अराउंड भी कुछ रिवॉल्व करता है। ये मून है अगर, तो मून क्या है, मून आप जैसे देखेंगे तो एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट है मतलब कि अर्थ की ग्रेविटी ने मून जैसी एक बॉडी को बांध के रखा है, जो कि क्या करती है, जो अर्थ के अराउंड घूमती है। हम सूरज के चक्कर काट रहे हैं और चंद्रमा हमारे चक्कर काट रहा है, तो ऐसा हमें एक मून दिखता है। हो सकता है किसी प्लैनेट में, हो सकता है किसी प्लैनेट में, हो सकता है किसी प्लैनेट में 3-4 मून हो, मतलब 3-4 सैटेलाइट को उस प्लैनेट की ग्रेविटी ने होल्ड करके रखा हो, और वो 3-4 सैटेलाइट उस प्लैनेट का चक्कर काट रहे हो। तो एक प्लैनेट के एक से ज्यादा मून्स हो सकते हैं, एक प्लैनेट के एक से ज्यादा मून्स हो सकते हैं, और वही केस भी है। जैसे अगर आप देखेंगे तो मर्क्यूरी का कोई मून नहीं है, वीनस का कोई मून नहीं है, अर्थ का एक मून है, मार्स के 2 मून है, जुपिटर के 53 मून हैं। जुपिटर इतना बड़ा प्लैनेट है, इस कारण से उसने क्या करके रखा है, 53 मून्स को अपने अराउंड रिवॉल्व करवा रहा है वो, फाइन। वैसे ही अगर जैसे आप देखेंगे तो सैटर्न जो है, तो सैटर्न के 53 मून है, यूरेनस के 27 मून है, और नेपट्यून के 13 मून है। तो इमेजिन करो, पहली बात तो क्या है कि ये जो प्लैनेट है, बाकी बचे हुए 4 प्लैनेट, पीछे के 4 प्लैनेट वो गैशियस प्लैनेट है, मतलब वो इतने बड़े इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि वो गैस के गुब्बारे हैं, वहां जमीन नहीं है। आप बोलोगे यहां गैस क्यों नहीं है, तो उसके 2 कारण है। देखो, पहली चीज तो क्या है कि यहां पे गैशियस एटमॉस्फेयर बनने नहीं दिया सन ने, क्योंकि ये प्लैनेट सन के पास में है ना, तो सन की सोलर इंसुलेशन के कारण इनके ऊपर का एटमॉस्फेयर जो गैस वाला था, जो अर्थ के ओरिजिन के समय बना होगा, इन प्लैनेट्स के ओरिजिन के समय, उसको सन की सोलर फ्लेयर्स जो है, सोलर रेज जो है, उसने उड़ा दिया है। ये थोड़ा दूर है, तो यहां तक सन की डायरेक्ट रेस पहुंच नहीं पाती है। इस कारण से क्या है कि इनके ऊपर का जो गैशियस एटमॉस्फेयर है वो कंडेंस हो गया, टेम्परेचर भी कम है, और टेम्परेचर कम होने के कारण गैस जो है, तो ग्रेविटी ने गैस को कंडेंस करके बड़ा साइज दे दिया, गैशियस प्लैनेट बना दिया। जैसे अगर आप जाएंगे तो वैसे तो जा नहीं सकते हो, लेकिन अगर आप जैसे देखोगे तो इसका जो एटमॉस्फेयर है, इट इज फुल ऑफ गैसेस, ठीक है, एटमॉस्फेयर फुल ऑफ गैसेस है, बहुत बारिश भी होती होगी, बहुत तूफान भी रहते होंगे, तो पूरा गैशियस प्लैनेट है, ठीक है। कौन सा वाला, ये पूरा गैशियस प्लैनेट है आपका। अगर आप बात करेंगे जुपिटर की और सब्सिक्वेंट जो गैशियस प्लैनेट से बड़े 4 प्लैनेट्स हैं, फाइन। ये सारी चीजें हो गई। दे आर फार फ्रॉम सन एंड अ ह्यूज प्लैनेट मेड अप ऑफ गैसेस एंड लिक्विड, वेरी क्लोज टू सन, दे आर मेड अप ऑफ रॉक। और ये जो अंदर के इनर 4 प्लैनेट्स हैं वो सन के पास में रॉक के बने हुए हैं, उनका अपना एटमॉस्फेयर है, जैसे अर्थ का अपना एक एटमॉस्फेयर है, ठीक है। जो गैसेस ओरिजिन के टाइम पे वहां रही होगी, वो गैसेस क्या हो गई है, सन ने उन गैसेस को उड़ा दिया है, ठीक है। ये ट्रिक ध्यान रहेगी। 8 प्लैनेट ध्यान रहेंगे, 8 प्लैनेट के बारे में मैंने आपको कुछ बातें बताई, वो ध्यान रहेगी। अब अगर हम बात करें कि इन 8 प्लैनेट में से अर्थ की बात करें, तो जब यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ है, एक्सप्लोजन के साथ हुआ है, एक्सप्लोजन के साथ हुआ है, सन बना। सन के बनने के बाद में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि सन के बनने के बाद में सन की ग्रेविटी के कारण प्लैनेट जो है तो वो सन को ऑर्बिट करने लगे। समझना क्या है,
एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन के बाद में हाइड्रोजन हीलियम के फ्यूजन से सन बना, एक स्टार बना जिसकी अपनी एनर्जी थी, अपनी लाइट थी, अपनी हीट थी। उसके अराउंड आपको क्या देखने को मिल रहा है, उसने अपनी ग्रेविटी से एक प्लैनेट बनाया। मान लो जैसे डेब्रीज होंगी, रॉक डेब्रीज होंगी, तो ये सारी रॉक डेब्रीज अब आपस में जुड़ेंगी और आपस में जुड़ने के साथ साथ सन का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो इसे अपने अराउंड रिवॉल्व करवा रहा होगा, ये अपने अराउंड रिवॉल्व करवा रहा होगा। तो वो सारे प्लैनेट्स जो है, वो सारे प्लैनेट्स का फॉर्मेशन होता चला गया। प्लैनेट्स के फॉर्मेशन के बाद में वो प्लैनेट्स एक ऑर्बिट पकड़ लिए और वो उस ऑर्बिट में गोल 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 चक्कर काट रहे हैं, तभी से सूरज का गोल गोल चक्कर काट रहे हैं सूरज का। वैसे ही अर्थ भी बना, अर्थ के बनने के बाद में वो अर्थ गोल गोल चक्कर काटेगा सूरज के। लेकिन अभी जो अर्थ बना है, तो वो अर्थ क्या बना है, वो अर्थ जो बना है तो एक तरह से हॉट गैसेस से बना होगा। वो अर्थ जो बना होगा तो वो सारे डेब्रिस के कोलिजन से बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर रहा होगा, एक उबलता हुआ आग का गोला होगा। तो वही चीज थी कि बैरन, रॉकी एंड हॉट ऑब्जेक्ट विथ अ थिन एटमॉस्फेयर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। वो जो सूरज से हाइड्रोजन हीलियम थी, ठीक है, वही हाइड्रोजन हीलियम का एक थिन एटमॉस्फेयर था, बैरन था, रॉकी था, हॉट ऑब्जेक्ट था। जब अर्थ बना, आज जैसा आप एक प्रेजेंट डे अर्थ देख रहे हैं, प्लीजेंट क्लाइमेट वाला जहां पे जीवन है, वो वैसा नहीं था। तो वो कन्वर्जन कैसे हुआ, वो इवोल्यूशन कैसे हुआ कि एक हॉट रॉकी ऑब्जेक्ट से आप प्रेजेंट डे अर्थ कैसे बने। तो अब वहां पे अगर कहानी समझे तो यहां पे आपको देखना होगा कि विद टाइम क्या हुआ। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देने वाला हूं। आपने कभी जो एक उपला होता है जिसे काउडंग जो होता है, जिसे कहीं कंडा भी कहा जाता है, अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो जो काउडंग का एक केक होता है, जब उसे जलाया जाता है तो आपने देखा होगा कि जलने के बाद में उसके ऊपर धीरे धीरे क्या होने लगता है, उसके ऊपर धीरे धीरे राख जमने लगती है, लेकिन अंदर वो धधकता रहता है। तो ठीक उसी तरह से जब अर्थ अपने इनिशियल स्टेज में, ठीक है, प्राइमोर्डियल टाइम पीरियड में रहा होगा, जब उसका फॉर्मेशन चल रहा होगा आज से लगभग 3000 मिलियन ईयर अगो पहले, तब क्या रहा होगा, तब ये रहा होगा कि वो धीरे धीरे स्लोली कूल डाउन हो रहा था। तो अर्थ का एक लेयर्ड स्ट्रक्चर बनता चला गया। इंटीरियर की अगर बात करोगे तो इसीलिए हम आगे सब्सिक्वेंट बेसिक लेक्चर्स में हम ये पढ़ेंगे, अर्थ का इंटीरियर, अर्थ का एक्सटीरियर, सारी चीजें समझेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो क्या होता है कि अर्थ का इंटीरियर जो है वो भी लेयर्ड है, तो क्रस्ट है, मैग्मा है, कोर है। फिर वैसे अगर आप देखोगे तो एक्सटीरियर की अगर बात की जाए तो अर्थ के एक्सटीरियर में भी आपको एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर देखने को मिलेगी। तो अर्थ लेयर्ड स्ट्रक्चर में बनता चले गया। अब उस लेयर्ड स्ट्रक्चर में पहले इंटीरियर कूल डाउन होने के बाद में इंटीरियर बना होगा, ऊपर की परत जो है तो जल्दी ठंडी हुई होगी। जैसे घाव होता है तो उस घाव में आपको क्या देखने को मिलता है कि ऊपर पहले पपड़ी आती है और नीचे वो जो घाव है वो नीचे तब भी हरा रहता है या ताजा रहता है। तो सिमिलरली ऊपर क्रस्ट डेवलप हुई, नीचे मेंटल अभी भी उबलता हुआ है, कोर एकदम हाई प्रेशर टेम्परेचर के कारण ठोस हो गया है। तो एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है जिसे हम आगे और सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर अर्थ पे डिफरेंट डोमेन्स बने होंगे, जैसे एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर। तो अर्थ जो कूल डाउन प्रोसेस चल रहा था तो लिथोस्फेयर तो वैसे बन गया, मतलब जमीन वाला हिस्सा। इन्हें मैं भी आपको और सब्सिक्वेंटली समझाऊंगा आगे। फिर क्या होता है, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर कैसे बने होंगे। तो ये चीज समझ होगी कि हाइड्रोजन और हीलियम अर्ली एटमॉस्फेयर था जब अर्थ बन रहा था, लेकिन सन की सोलर फ्लेयर्स के कारण क्या होता है, वो हाइड्रोजन और हीलियम वाला एटमॉस्फेयर उड़ जाएगा और अर्थ जो ठंडा हो रहा था। तो एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे अगर आपने कभी दाल बाटी खाई है तो जब बाटी को तोड़ा जाता है तो अंदर से गैसेस रिलीज होती है, मतलब वो गर्म कह सकते हैं, जो अंदर गर्मी थी बाटी के अंदर की वो कह सकते हैं वेपर बन के बाहर निकलने की कोशिश करती है, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से समझो कि अर्थ भी जो है, तो अर्थ भी क्या है, अंदर से एकदम धधक रहा था और जब धीरे धीरे कूल डाउन प्रोसेस में उसने अपने अंदर से गैसेस रिलीज करना चालू करी, तो वाटर वेपर्स के फॉर्म में वो गैसेस निकली होंगी, वो गैसेस ऊपर जाके कंडेंस हो गई होंगी, क्लाउड फॉर्मेशन हुआ होगा, क्लाउड फॉर्मेशन के बाद में पानी भी गिरा होगा। तो क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जो अर्ली एटमॉस्फेयर था वो खत्म हुआ, गैसेस और वाटर वेपर्स जो रिलीज हुई है कूलिंग प्रोसेस में, जो गैसेस का रिलीज होना होता है उसे डीगैसिंग प्रोसेस कहा जाता है। तो अर्थ जब अपनी डीगैसिंग प्रोसेस के थ्रू गुजर रहा होगा, वो गर्म धधकता हुआ अंगारा धीरे धीरे ठंडा हो रहा था, गैसेस और वेपर्स निकाल रहा था, उससे एटमॉस्फेयर बनेगा। उसी एटमॉस्फेयर में बारिश होगी, क्यों, क्योंकि वो गैसेस जब ऊपर जाएगी कंडेंस हो जाएगी, कंडेंस होने के बाद में क्योंकि ऊपर जाते जाते टेम्परेचर कम होता है तो रेनफॉल होगी। वो रेनफॉल हुई और वो रेनफॉल जो है, तो देखो एटमॉस्फेयर बन गया, लिथोस्फेयर बन गया, वो जो रेनफॉल हुई, तो अभी क्या है, अर्थ पे बारिश मतलब पानी नहीं था। अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, आप कहेंगे कि अर्थ का स्ट्रक्चर गोल है, लेकिन अब आपको समझना होगा अगर मेरा चेहरा अर्थ है तो इस अर्थ पे आपको देखने को मिलेगा कि कुछ पीक्स ऊपर है जैसे नाक, और कुछ डिप्रेशन है जैसे आंख के गड्ढे,
और अब जब डीगैसिंग हुई, ऊपर वाटर वेपर्स उठी है, ये वाटर वेपर्स कंडेंस होकर जब वापस प्रेसिपिटेट होंगी, तो ये जो एरिया जो डिप्रेशन वाले रहेंगे, जैसे आंख का गहरा हो गया, ठीक है, मुंह का गड्ढा हो गया, इसके अंदर वो पानी समाता चले गया, समझ पा रहे हो। और जो एरिया अब जैसे यहां पानी गिरेगा तो वो बह के आएगा, जहां डिप्रेशन एरिया रहेगा, तो अर्थ के साथ भी ये केस रहा होगा कि कहीं पीक रहे होंगे, कहीं डिप्रेशन रहे होंगे, तो उन डिप्रेशन में पानी भरता चले गया, जो गड्ढे थे उनमें पानी भरता चले गया रेनफॉल के कारण। और जब पानी भरता चले गया तो वो पानी के भर जाने से क्या बन गया, हाइड्रोस्फीयर बन गया। तो इस तरह से हाइड्रोस्फीयर इवॉल्व हुआ है। मैं आपको बहुत बेसिक्स में बताते चल रहा हूं कि कैसे क्या चीजें इवॉल्व हुई है, ताकि आप आगे कनेक्ट कर पाओ, ठीक है। तो उस तरह से एटमॉस्फेयर बना, लिथोस्फीयर बना, हाइड्रोस्फीयर बना। हाइड्रोस्फीयर मतलब जो पानी वाला हिस्सा है। और जो डिप्रेशन थे, जो गड्ढे थे, उनमें जब पानी भर गया तो आज वो हमें ओशियंस के रूप में दिखते हैं, आज वो हमें ओशियंस के रूप में दिखते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से हाइड्रोस्फीयर का फॉर्मेशन हुआ। अब हाइड्रोस्फीयर के फॉर्मेशन के बाद में लाइफ सबसे आखिरी में आई, और वो लाइफ में भी ह्यूमन बीइंग तो और आखिरी में आए होंगे। सिंगल सेल्यूलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स पानी के अंदर सबसे पहले उत्पन्न हुए। बहुत लंबे समय तक तो सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म उत्पन्न हुए और खत्म हो जाते थे, उत्पन्न होते थे, खत्म हो जाते थे। फिर वो मल्टी सेल्यूलर हुए, मल्टी सेल्यूलर होने के साथ में वो एक्वेटिक एनिमल बने, एक्वेटिक एनिमल बनने के बाद में वो एम्फीबियन बने होंगे, एम्फीबियन से फिर इवॉल्व हुआ होगा इवोल्यूशन लाइफ का, तो वो क्या हो गए होंगे, टेरेस्ट्रियल एनिमल बने होंगे, डायनासोर आए होंगे, वो खत्म हो गए। फिर कहीं ना कहीं से लाइफ साइकिल फिर धीरे से वही मल्टी सेल्यूलर से चालू होकर ह्यूमन बीइंग्स बहुत लास्ट में आए होंगे। तो जो हम ह्यूमन बीइंग सोचते हैं कि वी आर दी क्या सकते हैं ब्रिलियंट माइंड्स ऑन दी अर्थ, तो हमें ये चीज समझना होगा कि अर्थ की पूरी कहानी में हम एक चैप्टर की एक लाइन है सिर्फ। इस पूरे अर्थ का अगर शरीर है तो हम काट के फेंक दिया जाए उतने बड़े नाखून के बराबर है। फाइनली यहां पे ओरिजिन ऑफ लाइफ सबसे लास्ट में हुआ है इस पूरे इवोल्यूशन प्रोसेस में। पूरा अर्थ बन गया, जब उस पे लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करने लायक स्थिति बन गई, उसके भी लाखों साल बाद लाइफ फॉर्म आया। और वो लाइफ फॉर्म में भी पहले जैसे अगर आप देखेंगे तो सिंगल सेल्यूलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म में इवॉल्व हुआ, और फिर सब्सिक्वेंटली लास्ट स्टेज में ह्यूमन बीइंग्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से कुछ ये कहानी हमारी जो है ज्योग्राफी की वो शुरू हुई है। अब मैंने आपको ओरिजिन और ये सारी चीजें, सोलर सिस्टम, ये सब कुछ बता दिया है। अब सब्सिक्वेंटली और कुछ थोड़े और बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी वाले लेक्चर लेंगे, जिसमें लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अर्थ, कॉन्टिनेंट, ओशियंस, ये बहुत बहुत बेसिक चीजें जो जिसे कुछ नहीं पता है, जिन्हें डर लगता है ज्योग्राफी से। आई प्रॉमिस यू पीपल क्या कि यू विल फॉल इन लव विद दिस सब्जेक्ट, यू विल फॉल इन लव विद दिस सब्जेक्ट। पॉइंट बस ये है कि उसी इंटरेस्ट के साथ में समझते चलना, पढ़ते चलना। तो नेक्स्ट लेक्चर में आगे और कहानी उठाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ये सारे नोट्स वगैरह सब कुछ आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। फाइन, और भी कोई अपडेट्स रहेगी तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेगी। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ दिस टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।